वेलकम टू डीएनएस। आज हम लोग वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के। यूनिट नंबर 4 में अगर आप पढ़े हैं तो उसके अंदर हम लोग किन किन टॉपिक्स को पढ़े थे। इसके अंदर हम लोग सेल साइकिल कैसे होता है, जो है माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े थे। तो इस जो वीडियो है उसमें हम लोग जो है इस यूनिट से बनने वाले वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इस यूनिट से बनते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इस यूनिट से बन सकता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एंड देन जो है हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द नीड ऑफ माइटोसिस। आखिर जरूरत क्या है माइटोसिस की। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि माइटोसिस जो है वो है क्या। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होता है ताकि वो फॉर्म कर सके दो सेल्स को। यहाँ पे जो सेल होता है वो 2n कंडीशन में होता है और जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनका भी जो प्लॉइडी है वो सेम होता है, मतलब दोनों के दोनों ही डिप्लॉयड होंगे। आप इसे नोट करिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेरेंटल सेल, और ये क्या हो गए, डॉटर सेल। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे पेरेंट सेल दो डॉटर सेल को प्रोड्यूस करते हैं और ये दोनों डॉटर सेल डिप्लॉयड नंबर में होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि माइटोसिस की ज़रूरत क्या क्यों होती है, तो जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उनके ग्रोथ के लिए, ये इनके नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए, रिपेयर की मैकेनिज्म में, इन सारी जगह पर माइटोसिस की नीड होती है। तो अगर मेन रीजंस की बात की जाए कि किन मेन रीजन की वजह से माइटोसिस होता है, तो सबसे पहले ग्रोथ जो है वो है रीजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल, उसके अंदर ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं, डॉटर सेल को बनाते हैं, ये डॉटर सेल जो है वो इंक्रीज होते हैं और ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। सेकेंड जो फैक्टर या सेकेंड जो रीज़न है वो है रिपेयर का। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसे चोट लग जाती है तो उसमें रिपेयर का मैकेनिज्म भी तो चलता है ना। तो ये रिपेयर का मैकेनिज्म जो है ये कैसे होता है, ये रिपेयर का मैकेनिज्म माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न हो गया। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ पे जो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो आखिर वहाँ पे किस तरीके से जो रिप्रोडक्शन है वो हो रहा है, तो वहाँ पे माइटोसिस के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सारे रीजंस हैं। अब माइटोसिस की अगर हम लोग बात करें तो सेल के टाइप के ऊपर ये जो माइटोसिस है किस तरह का सेल है, जैसे कि मसल सेल है, नर्व सेल है या स्किन सेल है, उस हिसाब से ये माइटोसिस जो है कई समय तक का हो सकता है, फ्यू मिनट से लेके फ्यू डेज तक। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस के क्या स्टेप्स हैं, तो इसे आप नोट करिए।
तो अगर हम लोग मियोसिस की बात करें कि मियोसिस क्या होता है, तो मियोसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये डॉटर सेल जो हैं 4 इन नंबर होते हैं। मियोसिस 2 फेजेस में होता है, 2 जो है इनके डिविजन्स होते हैं, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। एक सेल है, इसमें मियोसिस 1 होगा और ये 2 सेल को फॉर्म करेंगे। अब इन सेल में मियोसिस सेकेंड होगा और फर्दर ये 2 सेल्स को फॉर्म करेंगे, जिससे मियोसिस में होता क्या है कि एक पेरेंट सेल है उससे 4 डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और ये चारों डॉटर सेल एन कंडीशन में होंगे, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। तो ये केस कहाँ पे होता है? मियोसिस के केस में होता है। मियोसिस को अगर हम लोग देखें तो मियोसिस जो है माइटोसिस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बड़ा और लेंथी प्रोसेस होता है। तो आखिर मियोसिस के कौन कौन से फेजेस हैं? तो मियोसिस जो है मेनली उनका 2 फेज होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस 1 से पहले इंटरफेज आता है जिसमें जो सेल है वो प्रिपेयर होता है मियोसिस के प्रोसेस के लिए। तो अगर मियोसिस को हम लोग देखें कि इसके क्या स्टेप्स हैं या क्या फेजेस हैं, स्टेप्स नहीं फेजेस हैं मियोसिस के, तो मियोसिस के जो हैं सबसे पहले इंटरफेज आएगा, फिर मियोसिस 1 आएगा और मियोसिस सेकेंड आएगा। तो मियोसिस 1 में अगर हम लोग देखें तो मियोसिस 1 जो है इसके 4 बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, दैट इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 और भी ज़्यादा लेंथी होता है, ये फर्दर 5 जो क्लासेस हैं या 5 जो फेजेस हैं उनमें ये डिवाइडेड होता है। पहला लिप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैक्सीटीन, चौथा डिप्लोटीन और 5वां डाइकाइनेसिस। तो 5 फेज प्रोफेज 1 में होंगे, फिर मेटाफेज 1 होगा, फिर एनाफेज 1 होगा, फिर टीलोफेज 1 होगा और फिर साइटोकाइनेसिस होगी जिसके थ्रू 2 सेल फॉर्म हो जाएंगे। अब इन सेल्स पर मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड के भी 4 फेजेस हैं, जैसे कि प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड और फिर साइटोकाइनेसिस, जिससे 4 सेल फॉर्म हो गए हैं एन कंडीशन में। यहाँ पे जो प्रोफेज सेकेंड है ना, ये सिर्फ इतना प्रोफेज सेकेंड ही रहता है, मतलब इसका कोई और फर्दर क्लासेस या फेजेस नहीं होते हैं। तो प्रोफेज 1 जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, बहुत बड़ा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है इन कंपैरिजन टू प्रोफेज सेकेंड। तो ये सारे फेजेस हैं मियोसिस के, आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर साइटोकाइनेसिस को देखें मियोसिस 1 के बाद, तो मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल मिलता है जिनका एन कंडीशन होता है, और मियोसिस सेकेंड के बाद 4 डॉटर सेल एन कंडीशन में मिलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि what are the different type of receptor molecules? receptor molecules बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ये सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों में हेल्पफुल होते हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता क्या है? सेल के सरफेस पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जो कि सिग्नल को, लीगेंड को, किसी पर्टिकुलर मैसेज को, किसी पर्टिकुलर हार्मोन को रिसीव करे और फिर इन्हें फर्दर आगे सेल के अंदर जाने दे, ताकि सेल जो है उस सिग्नल के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स को शो करे। उसी मॉलिक्यूल को रिसेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। रिसेप्टर बहुत तरीके के होते हैं और मेनली अगर हम लोग कहें तो रिसेप्टर जो है
अगर उनके काम के बेसिस पे देखा जाए तो दो तरीके के होंगे, पहले प्राइमरी रिसेप्टर, दूसरे सेकेंडरी रिसेप्टर। प्राइमरी रिसेप्टर मोस्टली सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ये उस सिग्नल को रिसीव करते हैं, सेल के अंदर डालते हैं, सेल उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है। सेकेंडरी रिसेप्टर क्या होता है, देखिए अगर कहीं ऐसा सिस्टम है जहाँ पे प्राइमरी रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो सेल पे प्रेजेंट है, कोई सिग्नल आया है और उस सिग्नल को वो रिसीव किया है। अब इस सिग्नल को क्या हो रहा है, ये सिग्नल सेल के अंदर जब जाएगा तो सेल के अंदर भी बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सेकेंडरी रिसेप्टर कहते हैं। ये इन सिग्नल को अपने तक पहुंचाते हैं और फर्दर इस सिग्नल को सेल के अंदर ले आने का और उसका जो भी टारगेट ऑर्गेनल है या टारगेट साइट है वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो रिसेप्टर और प्राइमरी सेकेंडरी रिसेप्टर क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग रिसेप्टर मॉलिक्यूल के टाइप्स की बात करें कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल किन टाइप्स का होता है, तो रिसेप्टर जो है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सेल सरफेस रिसेप्टर और दूसरा होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स जो कि सेल पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें सेल सरफेस रिसेप्टर कहते हैं। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। अगर सेल सरफेस रिसेप्टर्स की बात करें तो इनके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर पहला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आएगा, सेकेंड जो है एंजाइम लिंक रिसेप्टर आएंगे, थर्ड जो है वो है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। उसके बाद अगर हम लोग इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की जाए तो स्टेरॉयड रिसेप्टर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, कीटोस्टेरॉयड रिसेप्टर, ये इसके टाइप्स हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो रिसेप्टर का मेन फंक्शन यही होता है कि ये जो है सिग्नल जो भी प्रेजेंट है उसे रिसीव करे और उसको जो है उसका टारगेट साइट तक पहुंचा सके ताकि सेल जो है वो रिस्पॉन्स को शो कर सके। अब अगर बात की जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ एपोप्टोसिस, मतलब आखिर एपोप्टोसिस की नीड क्या होती है, तो एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल की डेथ होती है और ये सेल डेथ प्रोग्राम सेल डेथ होती है। तो आखिर जरूरत क्या पड़ती है कि सेल में जो है एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो। एक सेकेंड में कई ऐसे लाखों सेल्स हैं, हजारों सेल्स हैं जिनकी डेथ होती है और बहुत सारे सेल्स उसी समय पे क्या होते हैं, जनरेट भी होते हैं। तो आखिर ये जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है जिसमें सेल की डेथ हो रही है, प्रोग्राम सेल डेथ हो रहा है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो अगर नीड की बात की जाए एपोप्टोसिस की, तो एपोप्टोसिस जो है ना प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए है क्योंकि अगर बॉडी है और उस पर सेल प्रेजेंट हैं तो बहुत सारे ऐसे सेल होंगे जो कि क्या हो जाएंगे, डेड सेल बन जाएंगे, जिनका क्लीन होना ज़रूरी है, और भी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। तो वो जो प्रॉपर डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्रॉपर वेल मेंटेन एंड वेल फंक्शनेबल सेल्स हैं उनको रखना और जो भी डैमेज सेल हैं उनको रिमूव करना, ये सारी चीज़ें एपोप्टोसिस की वजह से होती हैं। तो इस वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट पर्पस के लिए ये एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल द रिजॉर्प्शन ऑफ द टैडपोल टेल, जहाँ पे टैडपोल का
टेल कट गया है और फिर आफ्टर सम टाइम उसका टेल फिर से रिजॉर्ब हो रहा है। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये जो है एपोस्टोसिस के प्रोसेस के वजह से ही हो पा रहा है। अब अनदर एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल formation of the finger and toes of the fetus and the formation of the proper connections between the neurons in the brain is done with the help of apoptosis process। तो apoptosis जो है वो इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। अब कैसे सेल्स हैं जिनको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे सेल्स जो कि इन्फेक्टेड हैं वायरसेस से, तो इन सेल को तो डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है ना, नहीं तो वायरस क्या करेगा? उसको होस्ट बना के उस पर अपना मैकेनिज्म करेगा और बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसे सेल्स जहाँ पे वायरसेस जो हैं वो उसे इन्फेक्ट किए हुए हैं, उन सेल की डेथ कराता है थ्रू द हेल्प ऑफ एपोस्टोसिस। या फिर ऐसे सेल्स जहाँ पे जो उसका डीएनए है वो डैमेज हो चुका है, तो उसकी डेथ कराने का काम भी कराता है एपोस्टोसिस। ये क्यों इम्पॉर्टेंट होगा? मान लीजिए अगर कोई सेल है उसमें अगर उसका डीएनए डैमेज हो गया, मतलब क्या हुआ? उसमें जो भी बेस पेयर्स होंगे और जो भी उसके सीक्वेंसेस हैं वो डैमेज हो चुके हैं। अगर ये इनकी डेथ नहीं हुई तो ये क्या होंगे? ये म्यूटेशन के थ्रू इनहेरिट होंगे ना, एक जनरेशन से अगर दूसरे जनरेशन में चले गए, या फिर अगर ये इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर या सिंड्रोम या फिर जो भी साइड इफ़ेक्ट है वो बॉडी के अंदर देखने को मिल सकता है। इस वजह से ऐसे सेल्स जिनका डीएनए डैमेज हो चुका है उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये प्रोसेस एपोस्टोसिस द्वारा की जाती है। उसके बाद कैंसरस सेल्स, बॉडी में कैंसरस सेल अगर प्रेजेंट है तो उनको किल करने का काम ये इसके द्वारा होता है। तो नीड ऑफ एपोस्टोसिस आई होप समझ में आ गया होगा कि बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और सेल्स को किसके लिए? सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऐसे सेल्स जो कि कंपैटिबल नहीं है, जो कि जिनका या तो डीएनए जो है वो डैमेज हो गया है, या फिर वो वायरस या किसी पैथोजन से इन्फेक्टेड है, या फिर उनका जो है वो कैंसरस सेल है, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम ये करता है। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जो है उनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो माइटोसिस जो है उनका मेनली 4 फेज जो है वो होता है और लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है। कभी कभी जो है कहीं कहीं पे 5 फेज भी लिखा जाता है। मेटाफेज से पहले प्रोमेटाफेज आता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर प्रोफेज आता है, मेटाफेज से पहले प्रोमेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, टेलोफेज आता है और लास्ट में सी फेज दैट इज साइटोकाइनेसिस आता है, जिसके थ्रू जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म का वो हो पाता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा, उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस के थ्रू ही सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इंटरफेज जो है उसमें प्रिपरेटरी फेज है जहाँ पे वो जो सेल है वो प्रिपेयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका माइटोसिस होने वाला है। उसके बाद प्रोफेज में जहाँ पे सारे जो ऑर्गेनेल्स होंगे या जो भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि न्यूक्लियर के अब चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सब डिसअपियर होना शुरू करते हैं। फिर मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेरिक जो प्लेट है वहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है। एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर के थ्रू ये जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है ये अपोजिट पोल्स में अटैच हो जाते हैं। ये जो है अपोजिट पोल की तरफ
चले जाते हैं। फिर टेलोफेज आता है, यहाँ पे फिर से सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। पोल्स पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म होता है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस जो है वो फिर से रीअपीयर होता है। फिर इसके बाद टेलोफेज होता है, टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है ताकि जो सेल्स हैं वो फॉर्म हो सके। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये किसके हैं, माइटोसिस के हैं। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं किस फेज में क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रोफेज को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पे जो है स्पेरिकल रहता है, साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज़्यादा विस्कस रहता है, क्रोमेटिन जो है स्लोली कंडेंस होता है ताकि वो क्रोमोसोम्स को बना सके, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपीयर होता है एज अ टू सिस्टर क्रोमेटिड जॉइंड एट द सेंट्रोमेयर। तो जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना, वो जहाँ पे जिस पॉइंट पे जिसके थ्रू अटैच रहते हैं उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। उसके बाद ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं ताकि वो जो है आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस के फॉर्म होना शुरू होते हैं। और प्लांट्स में अगर हम लोग देखें तो जो स्पिंडल एपरेटस है वो एनेस्ट्रल रहता है, और एनिमल में जो माइटोटिक स्पिंडल रहता है वो एम्फीएस्ट्रल रहता है, मतलब उसके पास 2 एस्टर रहते हैं जो कि अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल पर रहते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस जो है ये प्रोफेज में होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब प्रोफेज अगर हो गया है तो प्रोफेज के बाद जो फेज आएगा वो है मेटाफेज। कहीं कहीं पे मेटाफेज से पहले प्रोमेटाफेज को भी मेंशन किया जाता है, जहाँ पे ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें जो है ये मेटाफेज से पहले जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेक डाउन होना, मेम्ब्रेन वेसल्स और जो क्रोमोसोम हैं वो फ्री हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। क्रोमोसोम्स जो हैं अब अटैच होंगे स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से थ्रू द काइनेटोकोर, और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि अगर प्रोफेज में ये प्रोफेज के बाद मेटाफेज लिखा हुआ है तो ये सारे स्टेप्स जो हैं प्रोफेज में ही मेंशन हो जाते हैं, और अगर कहीं पे प्रोफेज और फिर उसके बाद प्रो मेटाफेज है तो इस तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है कि जो काइनेटोकोर है, जिनको जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम्स पर एक प्लेन पे, ताकि वो एक प्लेट को फॉर्म कर सके, और ये जो प्लेट है इसको क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो एकदम सेल के इक्वल साइज पे एकदम मिडिल ऑफ द सेल पे एक प्लेट टाइप का फॉर्म हो जाता है, जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं, और इस प्लेट को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। मेटाफेजिक प्लेट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये मेटाफेज में फॉर्म हो रहा है ना, इसलिए। और इक्वेटोरियल प्लेट क्योंकि इस प्लेट के दोनों ही तरफ जो है इक्वल अमाउंट ऑफ द जो भी साइटोप्लाज्म है और एकदम मिडिल में ये प्लेट फॉर्म होता है, और क्रोमोसोम्स जो हैं इसके ऊपर अलाइन होते हैं। अगर आप देखें अर्थ में भी, तो अर्थ में क्या होता है कि इक्वेटोरियल लाइन बना है ना। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को एकदम सेंटर से वो अर्थ के पास होता है। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। अब देखिए अगर मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमेयर्स हैं ये अलाइन होते हैं जो इक्वेटोरियल प्लेट है उसके ऊपर, वाइल जो क्रोमोसोम्स के जो आर्म रहते हैं ना वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस इक्वेटर रहते हैं, मतलब ये ऑटो ओरिएंटेशन में रहते हैं, मतलब इनके जो भी सेंट्रोमेयर है वो तो उस लाइन पर अटैच रहता है, वो उस लाइन पर प्रेजेंट रहता है, और बाकी के जो क्रोमोसोम्स के आर्म रहते हैं वो इससे दूर और पोल्स के तरफ जो है वो प्लेस्ड रहते हैं। स्मॉलर क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिमेन रहते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, वाइल द जो लार्जर वन होते हैं वो पेरीफेरी के तरफ जो हैं वो अपना जो भी स्पेस है उसे ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है मेटाफेज में होता है। मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है। एनाफेज में स्प्लिटिंग का काम होता है, जो क्रोमोसोम जो कि उस मेटाफेरिक प्लेट पर प्रेजेंट थी अब उनका जो है स्प्लिटिंग होता है ताकि वो पोल्स पर
जा सके। तो एनाफेज में जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट होगा, स्प्लिट मतलब टूटेगा, और ये स्प्लिटिंग जो है साइमल्टेनियसली होती है और ये सेंट्रोमियर पे होगा ताकि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उस क्रोमोसोम के वो सेपरेट हो सके। अब ये जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ये सेपरेट हो करके कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाते हैं, तो ये चले जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पर, और डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं वी शेप में जिसे मेटासेंट्रिक हो गया, एल शेप में अगर ये सब मेटासेंट्रिक है तो जे शेप में एक्रोसेंट्रिक, एंड रॉड शेप में टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मतलब ये चीज़ है ना कि जैसे हम लोग जब आप लोग कार्योटाइपिंग पढ़े होंगे तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ाए थे कि कार्योटाइपिंग को पढ़ने से पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से जो क्रोमोसोम है वो कितने टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है, ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें जो अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हुआ और वो पोल पे जाएगा तो वो किस तरीके से दिखता है, तो वो वी शेप बनाता है। अगर सब मेटासेंट्रिक हुआ तो वो एल शेप को बनाता है। अगर एक्रोसेंट्रिक हुआ तो जे शेप जे लाइक शेप को जो फॉर्म करता है। उसके बाद अगर टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हुए तो वो रॉड शेप को बनाते हैं। ये जो है अगर आप बात करें इस फेज की कि एनाफेज जो है वो माइटोसिस का सबसे छोटा फेज होता है। कभी कभी वेरी शॉर्ट में या एमसीक्यू अगर आपके पेपर में आते हैं एमसीक्यू वाइज क्वेश्चंस, तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फेज होता है माइटोसिस का जो कि सबसे छोटा फेज होता है। तो एनाफेज एक ऐसा फेज है जो कि माइटोसिस का सबसे छोटा फेज होता है। अब एनाफेज हो गया, मतलब एनाफेज के बाद टीलोफेज होगा। अब टीलोफेज में होगा क्या, फिर से जो चीज़ें डिसअपियर हुई थी वो फिर से रीअपियर होना शुरू होती हैं। अच्छा, जो दो चीज़ होती है, एक अपीयर होता है और एक रीअपियर होता है। अपीयर का मतलब क्या होगा, अपीयर मतलब कोई ऐसा सेल ऑर्गेनल जो कि उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। रीअपियर मतलब क्या होता है, रीअपियर मतलब कि कोई ऐसा चीज जो कि पहले नहीं था, पहले था लेकिन वो फिर क्या हो गया था, फिर वो जो है वो डिसअपियर हो गया था और फिर किसी रीजन के बाद फिर या फिर किसी प्रोसेस में वो फिर से जो है वो फिर से अगर आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, रीअपियर कहते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर टीलोफेज की बात अगर हम लोग करें तो टीलोफेज एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे जो भी चीज़ें जो कि क्या हो गई थी, जो कि डिसअपियर हो गई थी, वो फिर से आना शुरू होती हैं। इस वजह से इसमें रीअपियरिंग का काम होता है। क्या क्या चीज़ होगा, डॉटर सेल क्रोमोसोम जो है इस समय पर क्या होगा कि टीलोफेज में जो डॉटर क्रोमोसोम होता है वो पोल्स पर प्रेजेंट होता है। काइनेटोकोर जो है उसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स जो है वो अनकॉइल हो जाएगा क्रोमेटिन में, और न्यूक्लियोलस जो कि डिसअपियर हुआ था वो फिर से रीअपियर हो जाएगा। ये कंसीडर किया जाता है एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज में जो भी चीज़ें हुई थी ना उसका उल्टा चीज़ फिर से टीलोफेज में होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब टीलोफेज अगर हो गया है तो अब कौन सा फेज आएगा या फिर अब कौन सा प्रोसेस आएगा, फेज नहीं प्रोसेस कहेंगे। तो टीलोफेज के बाद अब साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो होगा। साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो होता है, जिसके बाद होता क्या है कि ये जो है एंड ऑफ द टीलोफेज पर होता है और इसमें दो डिफरेंट जो मेथड्स हैं उसके थ्रू जो साइटोकाइनेसिस है वो होती है। एक होता है सेल प्लेट एंड दूसरा होता है क्लीवेज या फिर सेल फरो मेथड। तो इसमें सेल प्लेट मेथड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सेल है और वहाँ पे जो है प्रोफेज हो गया है तो यहाँ पे सबसे पहले बीच में एक प्लेट लाइक फॉर्मेशन होगा और फर्दर ये इंक्रीज होता जाएगा और ये जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा दो सेल में। फरो में क्या होता है कि जैसे ये सेल है
और प्रोफेज हुआ था, दो जो भी न्यूक्लियस है सारी चीज़ें हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो गए हैं, वो क्रोमोसोम्स पोल पर प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसमें क्या होगा ना कि फरो फॉर्म होगा ऐसे कुछ, और ये फरो जो है धीरे धीरे इनलार्ज होता जाएगा और एट लास्ट ये जो है डिवाइड कर देगा, और दो भी जो भी सेल है दो, उसे ये फॉर्म कर देगा। तो ये सेल प्लेट मेथड होता है और ये फरो मेथड होता है। तो दो तरीके से ये साइटोकाइनेसिस जो है वो होती है। साइटोकाइनेसिस का सिग्निफिकेंस माइटोसिस में यही होता है कि इसके बाद जो सेल है वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है, सेल्स जो हैं वो उनके हेल्प से डॉटर सेल्स को बना पाते हैं पेरेंट सेल, और इसकी वजह से जो डॉटर सेल्स हैं वो फॉर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हर चीज़ें इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाती है, मतलब ऑर्गेनेल्स जो हैं, न्यूक्लियस जो है, 2n कंडीशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो माइटोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस हैं, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जो सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि माइटोसिस एक ऐसा डिवीज़न है जिसमें प्लॉइडी या फिर जो नंबर है क्रोमोसोम्स के सेट का वो चेंज नहीं होता है डॉटर सेल में। पेरेंट सेल में जो कंडीशन होती है वही हूबहू कंडीशन जो डॉटर सेल है उनमें रहता है। मतलब पेरेंट सेल 2n कंडीशन में है तो डॉटर सेल भी 2n कंडीशन में है। तो ये जो इक्वेटोरियल डिवीज़न है ना, ये माइटोसिस एक इक्वेटोरियल डिवीज़न है। उसके बाद ये एक ऐसा डिवीज़न है जिसमें जो डॉटर सेल हैं वो आइडेंटिकली जो है वो रिसेंबल करते हैं एक दूसरे को। ये दोनों के दोनों ही डॉटर सेल जो कि माइटोसिस द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं, ये दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है इसकी वजह से। जेनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब ये कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे ये क्या है? नंबर है। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को जो है उसे मेंटेन कर रहे हैं, जेनेटिक स्टेबिलिटी जो है उसे ला रहे हैं, ताकि जितने भी वेजिटेटिव सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है और उनकी जो आइडेंटिटी है वो सेम रहे। उसके बाद माइटोसिस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। माइटोसिस की वजह से जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होता है। जायगोट की अगर हम लोग बात करें तो जायगोट जो है वो मल्टी सेलुलर कंडीशन में वो माइटोसिस की वजह से ही हो पाता है। तो ये चीज़ एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो माइटोसिस जो है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, मतलब जैसे कि सेल इंक्रीज हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो सेल सरफेस एरिया है ना वो डिक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू माइटोसिस, जिसकी वजह से जो सेल हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं और उनका जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है वो भी रिस्टोर करके रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये माइटोसिस के सिग्निफिकेंस को बता रही हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन प्रोफेज 1 एंड पैकिटीन। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि प्रोफेज 1 क्या है और जो पैचिटीन कंडीशन है वो क्या होती है, या फिर पैचिटीन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोफेज 1 की अगर हम लोग बात करें तो प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 का एक फेज होता है, और अगर पैचिटीन की बात की जाए तो पैचिटीन जो है प्रोफेज के अंदर इसके 5 फेज होते हैं। प्रोफेज 1 के 5 फेज होते हैं और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट फेज जो है वो होता है पैचिटीन। तो इन दोनों के ही जो भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं उनको आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोफेज 1 को समझते हैं। प्रोफेज 1 क्या है? प्रोफेज 1 जो है वो मियोसिस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। मियोसिस के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट फेज होता है। प्रोफेज 1 किसके अंदर आता है? तो प्रोफेज 1 मियोसिस
1 के अंदर आता है। तो प्रोफेज 1 की अगर हम लोग बात करें तो प्रोफेज 1 बहुत ज़्यादा लंबा होता है इन कंपैरिजन टू द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। तो माइटोसिस के अंदर भी प्रोफेज आता है, लेकिन जो माइटोसिस का प्रोफेज होता है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है, और जो मियोसिस का प्रोफेज 1 है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। दूसरी चीज़ कि ये जो है लगभग 85 से लेके 95% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द मियोसिस का इसमें जो है टाइम कंज्यूम होता है। मतलब मियोसिस का जो भी प्रोसेस है उसमें से उसका जो भी समय लग रहा है उसमें से लगभग 85 से लेके 90% ऑफ द टाइम जो है वो प्रोफेज 1 में जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर फेजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग फेज और कम्प्लेक्स फेज होता है। उसके बाद अगर प्रोफेज की बात करें कि प्रोफेज की कौन कौन से फेजेस हैं, क्यों आखिर ये इतना लंबा है, तो प्रोफेज के अंदर इसके 5 फेजेस होते हैं, और यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म इसका दिया हुआ है। दैट इज, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे लिखिएगा कि पहला फेज होता है लिप्टोटीन, दूसरा फेज होता है जाइगोटीन, तीसरा फेज होता है पैक्टिन, एंड चौथा होता है डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद आता है डाइकाइनेसिस। तो अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पैक्टिन क्या होता है। तो अगर पैक्टिन की बात की जाए तो पैक्टिन, सबसे पहली बात तो ये कि पैक्टिन जो है एक फेज है जो कि प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 के अंदर आता है। ठीक है, तो इस लाइन को आप ऐड कर सकते हैं कि पैक्टिन एक ऐसा फेज है जो कि प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1 के अंदर आता है। अगर पैक्टिन स्टेज की बात करें तो पैक्टिन को पैक्टिनीमा भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे साइनेप्सिस का जो प्रोसेस है, साइनेप्सिस का जो फंक्शन है, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और इसमें जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है ईच बाईवैलेंट के, वो अपीयर होते हैं, वो अटैच होते हैं विथ ईच अदर एक पॉइंट पे या फिर एक से ज़्यादा पॉइंट पे, और इसी अटैचमेंट को जो है जहाँ पे ये अटैच होते हैं इसे कियास्मेटा कहते हैं। तो अगर पैक्टिन की बात की जाए तो पैक्टिन में जो साइनेप्सिस की प्रोसेस है वो होती है, जिसकी वजह से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो आपस में अटैच होते हैं पॉइंट्स पर, और इन पॉइंट को कहते हैं कियास्मेटा। और फर्दर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पैक्टिन में ही क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके वजह से जो रिकॉम्बिनेंट है वो फॉर्म हो पाते हैं, और इसी वजह से जो मियोसिस होता है वो ये कहा जाता है कि मियोसिस की वजह से इवोल्यूशन आता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन वगैरह होती है। माइटोसिस में क्या होता है, एकदम आइडेंटिकल जो भी डॉटर सेल है वो होता है, हूबहू जो भी पेरेंट सेल रहेगा उसका ही एग्जैक्ट कॉपी और एग्जैक्ट सीक्वेंस और हर चीज़ें डॉटर सेल में होती हैं। लेकिन मियोसिस में क्या कहा जाता है कि मियोसिस इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मियोसिस के अंदर जो साइनेप्सिस की प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है, ये सारी होती हैं, जिसके वजह से ये जो है इवोल्यूशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए। वेरी शॉर्ट में पूछा है तो इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लॉन्ग में पूछता तो इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे एक चीज़ है, एक टर्म है जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। आखिर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1 में आता है। यहाँ पे आप मियोसिस 1 लिख लीजिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पे जो क्रोमेटिन है एक क्रोमोसोम का, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम का, वो क्या होता है, वो दूसरे क्रोमेटिड ऑफ द अनदर क्रोमोसोम पर जाता है, और इसके वजह से होता क्या है कि इंटरचेंज जो है ना पार्ट्स का, उनके जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो सेगमेंट हैं क्रोमोसोम के, उनका एक्सचेंज जो है वो होता है, जिसके वजह से जो पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम है उनमें इंटरचेंजिंग का जो प्रोसेस है, उनके सेगमेंट्स का, उनके जो जीन्स हैं उनका, इसके थ्रू, और ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें 2 क्रोमोसोम जो हैं जो कि होमोलॉगस पेयर के हैं वो एक्सचेंज करते हैं इक्वल सेगमेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, होमोलॉगस पेयर में होता है। और ये किस चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, तो एक्सचेंज करते हैं इक्वल सेगमेंट ऑफ द पार्ट्स को, इक्वल सेगमेंट्स को विथ ईच अदर। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट डिवीजन ऑफ द मियोसिस में होता है, मतलब मियोसिस फर्स्ट में देखने को मिलता है। और मियोसिस फर्स्ट में भी कहाँ पे देखने को मिलता है, प्रोफेज 1 में देखने को मिलता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो इक्वल सेगमेंट जब आपस में एक्सचेंज होते हैं तो इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये प्रोसेस मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में होता है। प्रोफेज 1 के कौन से फेज में होगा, ये आपका होमवर्क है, जल्दी से आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, या फिर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर का क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रॉसिंग ओवर का होता है। क्रॉसिंग ओवर के वजह से सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि इसमें जो है जेनेटिक वेरिएशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्रॉसिंग ओवर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है कहाँ पे होता है, सबसे पहली बात नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है। क्रॉसिंग ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसके वजह से वेरिएशन जो है वो ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलता है। वेरिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। वेरिएशन अगर नहीं हुआ तो इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन अगर नहीं हुआ तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसका जो इनहेरिटेंस है, उसका जो सर्वाइवल है, ये होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इवोल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से होता है। और वेरिएशन किसकी वजह से हो रहा है, मियोसिस की वजह से। क्यों, क्योंकि मियोसिस में ही क्रॉसिंग ओवर की फेनोमेना होती है। चलिए, तो आखिर ये क्या क्या चीज़ें जो है वेरिएशन लाता है, किस तरह से ऑफस्प्रिंग जो है वो अलग होते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये नए इंडिविजुअल को फॉर्म करता है जिनके पास न्यू कॉम्बिनेशन होता है ट्रेड्स का। क्यों, क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है, मतलब पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग इनके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो होंगे। क्यों, क्योंकि इनके जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में एक्सचेंज हुए ना, सेगमेंट्स क्या हुए, एक्सचेंज हुए हैं। अब अगर जीन्स नए कुछ अलग तरीके के क्रोमोसोम्स में ऐड हुए हैं तो वो कुछ अलग ही ट्रेड्स को शो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो ओवरऑल क्रॉसिंग ओवर न्यू ट्रेड्स को शो करता है, मतलब न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेड्स जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स में देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये हेल्प करता है एस्टैब्लिशिंग में जो कंसेप्ट है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स उनके लिए। तीसरी चीज़ ये कि ये हेल्प करता है मैपिंग ऑफ द क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम मैपिंग में क्रॉसिंग ओवर का यूज़ किया जाता है, इसका कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। चौथी चीज़ ये कि ये सेलेक्ट करता है यूजफुल रिकम्बिनेशन को, इसके वजह से रिकम्बिनेशन जो है वो होता है और ये सेलेक्ट करता है यूजफुल रिकम्बिनेशन को। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट द फेज ऑफ सेल साइकिल। आखिर जो सेल साइकिल होता है उसके क्या क्या फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला कि सेल साइकिल का 2 इंपॉर्टेंट फेज होता है। पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है माइटोटिक फेज। तो जो सेल साइकिल है ना, इंटरफेज एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो ग्रोथ है और डीएनए रेप्लिकेशन है वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि इंटरफेज 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला G1 फेज, G1 फेज में क्या होता है, तो अगर हम लोग इंटरफेस को समझें तो इंटरफेस जो है इसके अंदर 3 फेजेस आते हैं। पहला होता है G1, दूसरा होता है S और तीसरा होता है G2 फेज। एक और G0 फेज भी होता है, वो अलग चीज़ होता है। तो सबसे पहले G1 फेज को पढ़ें अगर, तो G1 फेज में जो सेल है ना उसका साइज इंक्रीज होता है।
ठीक है, क्योंकि उससे भी पता है कि आगे जाके उसका क्या होने वाला है, माइटोसिस होने वाला है, तो वो अच्छे से अपने जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको अच्छे से डेवलप करता है, अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है, साइटोप्लाज्म को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद एस फेज़ आता है। एस फेज़ में होता क्या है कि एस फेज़ जो है इसके अंदर जो रेप्लिकेशन जो है डीएनए का वो होता है। एस फेज़ मतलब क्या होता है, सिंथेसिस फेज़। तो सिंथेसिस फेज क्या होता है कि इसमें जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए जो है रेप्लिकेट करके बहुत सारे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दो सिस्टर स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के क्रोमेटिड्स, वो जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो ओवरऑल जो डीएनए है उनका प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सेल साइकिल हो रहा है ना, मतलब सेल का डिवीजन होगा। तो जब सेल का डिवीजन होगा तो सेल को क्या होगा कि सेल को जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उसकी नीड पड़ेगी। तो आखिर सेल के जो भी जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल में जाने वाले हैं, डॉटर सेल को नीड है जेनेटिक मटेरियल की, तो उनकी भी तो रिक्वायरमेंट है कि वो जो है सेल जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करे, इन्हांस करे, इंक्रीज करे, ताकि जब वो अपने जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र करे तो वो अच्छे से ट्रांसफ़र कर सके। तो ओवरऑल इसी वजह से एस फेज में जो है एप्लीकेशन डीएनए का होता है और एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। पहला हो गया G1 फेज, दूसरा हो गया एस फेज, तीसरा हो गया G2 फेज। ये क्या है? G2 फेज। तो आप अच्छे से टाइप कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। G2 फेज, G2 फेज में होता क्या है, ऑर्गेनल्स जो हैं वो डबल होते हैं, साइटोप्लाज्म जो है वो फॉर्म होता है, अनदर स्ट्रक्चर जो भी माइटोसिस के लिए नीड होने वाला है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद अब 7th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एपोस्टोसिस? आखिर एपोस्टोसिस जो है वो क्या है? तो अगर हम लोग एपोस्टोसिस को समझें कि एपोस्टोसिस क्या होता है, तो एपोस्टोसिस जिसे और क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। ये एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है जो कि अलाउ करता है सेल को, ताकि वो सेल्फ डिग्रेड हो सके, ताकि जो बॉडी है वो एलिमिनेट कर सके अनवांटेड या फिर डिसफंक्शनल सेल्स को। ओवरऑल ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक वे में एक प्लान किए हुए एक स्पेसिफिक तरीके से किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो भी सेल जो कि अब डिसफंक्शनल हो गया है, जिसकी नीड बॉडी में नहीं है, या फिर कोई ऐसा अनवांटेड एलिमेंट या अनवांटेड सेल जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, उस चीज़ का रिमूवल करने के लिए प्रोग्राम सेल डेथ होता है और इसी को कहते हैं एपोस्टोसिस। तो जब कभी भी एपोस्टोसिस होता है उसमें जो जीनोम है सेल का वो फ्रैक्चर किया जाता है और ये सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी पार्ट है सेल का वो क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। किसमें? सिंपल एंड स्मॉलर, किसमें? स्मॉलर एपोप्टोटिक बॉडीज में। तो ये जो स्मॉलर एपोप्टोटिक बॉडीज हैं, इनमें क्या होता है कि सबसे पहले एपोस्टोसिस का जब प्रोसेस होता है तो जो सेल है ना, उसके जो भी सेल सरफेस में सेल के अंदर जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसका क्या होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू करती है, क्योंकि अब पता चल जाता है कि अब सेल को क्या होना है, डिस्ट्रॉय करना है, सेल की जो डेथ है वो होगी। तो सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू कर देती है। अब इसमें जो सेल्स हैं, उनके जो भी पार्ट्स होंगे, उनके जो भी ऑर्गेनल होंगे, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देते हैं और जो भी स्मॉलर जो भी उनके एपोप्टोटिक स्मॉलर बॉडीज़ जो हैं उनमें ये फॉर्म होना शुरू कर देते हैं। मतलब जो सेल है वो टूटेगा और उसके अंदर जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो भी उसका ऑर्गेनल है, उनमें वो टूट जाएगा और स्मॉलर बॉडीज़ को फॉर्म कर देगा, जिसे क्या कहते हैं, स्मॉलर एपोप्टोटिक बॉडी कहते हैं। अब लगभग 50 से लेके 70 बिलियन सेल जो है वो एक दिन में मरती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एपोस्टोसिस का प्रोसेस होता है और ये जो डाटा है ये एक एडल्ट ह्यूमन का दिया गया है। अगर चिल्ड्रन की बात की जाए या चाइल्ड की बात की जाए,
जिनका एज 8 से लेके 14 के बीच में है, इनका जो है, इनके अंदर जो डेथ होती है सेल्स की एक दिन में, वो लगभग 20 से लेके 30 बिलियन तक होता है। तो आप देख सकते हैं कि एपोप्टोसिस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, और ये अगर डाटा की बात की जाए कि किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको जो एपोप्टोसिस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि सेल डेथ की, यहाँ पे एक चीज़ है, एक कंसेप्ट है जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं नेक्रोसिस में और एपोप्टोसिस में। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों ही अलग टर्म होता है, दोनों ही अलग प्रोसेस होता है। अगर आप बात करें कि सेल डेथ की, तो सेल डेथ जो है ना वो दो तरीके से होता है। पहला होता है नेक्रोसिस द्वारा और दूसरा होता है एपोप्टोसिस द्वारा। नेक्रोसिस जो है वो सेल की डेथ तब होती है जब सेल में कोई इंजरी हो रहा है तब, और एपोप्टोसिस क्या होता है, डेथ बाय सुसाइड, मतलब सेल खुद डिसाइड कर रहा है कि अब उसकी जो है डेथ हो जानी चाहिए। मतलब अगर नेक्रोसिस को हम लोग देखें, जब कभी भी कोई भी सेल है जो कि उसको एक्सटर्नल फोर्स से कहीं से इंजरी आ गई है, अब उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो तब अगर उसकी डेथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। और जब सेल खुद से डिसाइड कर ले कि उसकी डेथ होने वाली है, क्योंकि उसमें जो है अब उसका जो भी कंडीशन होगी, जिस अकॉर्डिंग कि अगर वो सफिशिएंट नहीं है या फिर कोई पैथोजन है वो उस पर अटैक किया है, जो भी कंडीशन है, उस हिसाब से जब सेल खुद से डिसाइड कर ले तो उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। इस वजह से ये जो है, ये एक एडिशनल पॉइंट था जिसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप इसे इस आंसर में लिखना बहुत ज़्यादा, ये जो कंसेप्ट है इसे आप एपोप्टोसिस में ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये एडिशनल चीज़ें हैं। जो भी एपोप्टोसिस की डिफिनीशन थी वो हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पे मेन जो फोकस था मेरा वो ये चीज़ बताना था कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों थोड़ी अलग टर्म होते हैं, उनमें जो पर्पस होता है या जो उनमें मैकेनिज्म है वो अलग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। आखिर डिफरेंस क्या होता है एपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस में। तो एक टेबल बना लीजिए आप, और एक तरफ बना लीजिए आप एपोप्टोसिस को, दूसरी तरफ नेक्रोसिस को। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों ही अलग टर्म होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं चलिए पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग एपोप्टोसिस की बात करें तो इसमें जो फंक्शनल फॉर्म होना है ना सेल डेथ का, वो होता है, और नेक्रोसिस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक्सीडेंटल फॉर्म ऑफ द सेल डेथ होता है। मतलब ऐसा कोई अगर सेल है जो कि अब फंक्शनेबल नहीं है, वो डिसफंक्शनेबल हो गया है, तब वहाँ पे डेथ जो है एपोप्टोसिस के अंदर होती है। और अगर कोई सेल है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसका इंजरी हुआ है, तो वो जो डेथ है ना वो नेक्रोसिस के थ्रू होता है। उसके बाद अगर एपोप्टोसिस की बात करें तो ये जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर होता है, इसी वजह से इसको फिजियोलॉजिकल सेल डेथ कहते हैं। नेक्रोसिस की अगर हम लोग बात करें तो नेक्रोसिस जो है ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसके वजह से इसे पैथोलॉजिकल सेल डेथ कहते हैं। अब अगर एपोप्टोसिस की बात करें तो इसमें जो है एनर्जी का नीड होता है, एनर्जी जो है वो रिक्वायर होता है, एटीपी का ज़रूरत पड़ता है। नेक्रोसिस में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एपोप्टोसिस में जो सेल है वो श्रिंक होता है, और ये इस तरीके से श्रिंक होता है कि ये जो है अपने जो भी नेबरिंग सेल है या फिर जो सराउंडिंग है उससे वो श्रिंक होकर के सिकुड़ जाता है। और नेक्रोसिस में क्या होता है कि सेल की स्वेलिंग की कंडीशन देखने को मिलता है और उनके कुछ डेफिनेट फीचर्स होते हैं। अब अगर एपोप्टोसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो रप्चर होता है, और नेक्रोसिस में इंटायर जो सेल है वो पहले तो क्या होगा, स्वेल होगा, उसके बाद रप्चर होगा। अब अगर एपोप्टोसिस की बात करें तो ये इंड्यूस होता है फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई द्वारा, जैसे कि अगर कोई ग्रोथ फैक्टर है उसकी जो है वो डिफिशियंसी हो रही है, वो नहीं प्रेजेंट है, या फिर किसी भी तरह का हार्मोनल जो इन्वायरमेंट है
वो उसमें किसी भी तरह का चेंजेस आया है जो कि नॉर्मल से थोड़ा अलग है, तब उस कंडीशन में एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। वहीं अगर नेक्रोसिस की बात करें तो ये नॉन फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि लाइटिक वायरसेस है या हिमोनिया है या फिर मेटाबॉलिक पॉइजन्स है, इनके वजह से होता है। अब अगर हम लोग एपोप्टोसिस की बात करें तो इसमें जो है कोई भी किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं देखने को मिलता है, और नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन द सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। मतलब आप देख सकते हैं इसमें दो तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। पहला तो सिग्नल ट्रांसडक्शन को पूछ रहा है, और सेकेंड थिंग जो पूछी गई है वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो अगर सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस जो कि सेल में हो रहा है जिसकी वजह से एक तरह का जो सिग्नल है वो सेल में आ रहा है, वो उस सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है और उसके अगेंस्ट वो अपने जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उसे शो कर रहा है और उसे अनदर टाइप में शो कर रहा है। उसे क्या कहते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। मतलब सेल सिग्नलिंग का जो काम है ना वो हो रहा है। इसे और क्या कहते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन को, सिग्नल ट्रांसडक्शन को सेल सिग्नलिंग कहते हैं, जिसमें ट्रांसमिशन होता है मॉलिक्यूलर सिग्नल्स का एक सेल से उसके एक्सटीरियर से उसके इंटीरियर तक। मतलब अगर कोई सेल प्रेजेंट है तो उसमें जो एक्सटीरियर उसके जो भी सिग्नल प्रेजेंट हैं जो कि उस सेल तक आने हैं, वो सिग्नल उसके एक्सटीरियर से जब उसके इंटीरियर में आता है तो इसी प्रोसेस को सेल सिग्नलिंग या सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब ये जो सेल है जो कि रिसीव कर रहा है सिग्नल्स को, ये ट्रांसमिट करेगा इस सिग्नल को उसके अप्रोप्रिएट जगह पे जो भी उसका टारगेट होगा वहां तक, ताकि वो रिस्पॉन्स को शो कर सके। आखिर सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है, सेल सिग्नलिंग हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा ना, किसी तरह बस होता रहेगा। सेल सिग्नलिंग या सेल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसका पर्पस यही होता है कि सिग्नल को किसी भी तरह जो भी बाहर प्रेजेंट है सिग्नल, उसे सेल के अंदर तक पहुंचा दिया जाए ताकि सेल का जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल सके। सेल उस सिग्नल के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स शो करना है उसे शो करे। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है कम्युनिकेशन है, सेल्स का इंट्रैक्शन है जिनके थ्रू सेल्स जो है अपने रिस्पॉन्सेस को शो करते हैं। अब ये जो स्टेप है ये किस तरीके से इनिशिएट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इनिशिएट होता है सेल सरफेस रिसेप्टर द्वारा, जो कि ट्रिगर करते हैं बायोकेमिकल चेंज को, और ये ओवरऑल रिस्पॉन्स को शो करने में हेल्पफुल होते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है सेल पे प्रेजेंट रिसेप्टर, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर। ये इन सिग्नल को रिसीव करते हैं, इनको फर्दर ट्रांसमिट करते हैं और सेल को रिस्पॉन्स शो कराते हैं। तो इसे आप नोट करिए। अब अगर हम लोग बात करें कि जो सेल सिग्नल या फिर जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो क्या होता है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो सेल की एबिलिटी को बताता है कि वो किस तरीके से अपने बिहेवियर को शो करता है इन रिस्पॉन्स टू
रिसेप्टर लिगेंड इंट्रैक्शन के थ्रू, मतलब सिग्नल के अगेंस्ट। अब ये जो लिगेंड है ना, ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं और इनके वजह से ये जब बाइंड करते हैं रिसेप्टर पर और अदर मॉलिक्यूल्स पर, मतलब कि मान लीजिए सेकेंडरी मैसेंजर्स पर, तो ये प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ को, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स को जनरेट करते हैं और ये टारगेट तक, जो भी टारगेट सेल है वहाँ तक इसको पहुँचाने का काम करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स जो है वो क्या करते हैं, वो रिले करते हैं इस सिग्नल को अनदर लोकेशन तक और ये फाइनली कैस्केड ऑफ इवेंट्स के थ्रू जो सेल है उसे जो भी फंक्शनिंग, जो भी रिस्पॉन्स शो करना होता है वो शो करता है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि मतलब वही है कि क्या होते हैं प्राइमरी मैसेंजर, क्या होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है, जो सेकंड क्वेश्चन जो कि पूछा गया था वो था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होते हैं, ये जो है ना 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेप्टाक्रिटिकल रिसेप्टर्स भी कहलाए जाते हैं और ये जो है जी प्रोटीन से लिंक होकर के काम करते हैं। इस वजह से इसे जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा, अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोटीन फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स की होती है। ये सेंस करते हैं मॉलिक्यूल्स को जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल पर प्रेजेंट है और इसके थ्रू ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज को। अल्टीमेटली ये हेल्प करते हैं सेल को ताकि वो रिस्पॉन्स को शो कर सके। अब अगर कपलिंग को पढ़ना है जी प्रोटीन के साथ, तो जो कपलिंग होती है जी प्रोटीन के साथ ये करते हैं और ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये पास करते हैं सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स और इसके थ्रू ये जो है ओवरऑल जो रिएक्शन है, सिग्नल ट्रांसडक्शन है, उसको कराते हैं सीरीज ऑफ इवेंट द्वारा, कैस्केड रिएक्शन द्वारा। और ये जो है इन रिएक्शंस को कराते हैं जिनके वजह से जो सेल है वो रिस्पॉन्स शो कर सके। अब अगर लिगेंड की बात की जाए तो लिगेंड जो है वो बाइंड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इन रिसेप्टर्स को, जो कि क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड हो सकते हैं, ऑर्डर फेरोमोन्स या हार्मोन हो सकते हैं या फिर न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, जिनकी साइज जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल एक पेप्टाइड से लेके लार्ज प्रोटीन तक रहती है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की अगर बात की जाए तो ये बहुत सारे डिजीजेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल टारगेट ऑफ लगभग 40% ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन ड्रग्स। तो अगर हम लोग जी प्रोटीन को देखें ना तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू इंटरेक्ट करके और सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्पफुल होती है बॉडी के लिए। लेकिन एक साइड इफेक्ट ये भी है कि जी प्रोटीन अभी यूज़ होने वाले लगभग 40 मेडिकल जो ड्रग्स हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट हो सकती है और अगर ये इनके साथ इंटरेक्ट करती है तो ये बहुत सारे जो है चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अभी इतना तो आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, नहीं तो जी प्रोटीन के साथ बहुत सारे जो है रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिनके थ्रू ये जो है इंटरेक्ट करती है और डिजीजेस को कराती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो जी प्रोटीन के हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो जी प्रोटीन अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो है क्या, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है जो कि एक्ट करता है एज ए मॉलिक्यूलर स्विचेस इनसाइड द सेल और ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स के लिए फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई आउटसाइड टू द इंटीरियर। अब अगर कभी भी ये बाउंड हो रहे हैं जीटीपी से तो मतलब ये ऑन कंडीशन में है और अगर ये बाउंड हो रहे हैं जीडीपी के साथ तो ये मतलब ऑफ कंडीशन में है। जी प्रोटीन जो है लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड जीटीपी से लिंक रहते हैं और इसके थ्रू ये जो है काम करते हैं। अब अगर हम लोग क्लासेस की बात की जाए
तो दो क्लासेस होते हैं जी प्रोटीन का। पहला फंक्शनल जो है वो मोनोमेरिक स्मॉल जीटीपेज होता है। सेकेंड फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म जो कि फंक्शनल हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन कम्प्लेक्सेस होता है। अब इसके अगर हेट्रोमेरिक क्लासेस की बात की जाए तो ये अल्फा बीटा गामा सब यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं। अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स जो है स्टेबल डाइमेरिक कम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं जो कि बीटा गामा कम्प्लेक्स कहा जाता है, वाइल जो अल्फा सब यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाता है एक्टिवेशन पर। ठीक है, तो ये जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके थ्रू ये काम करते हैं, किस तरीके से जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है किन पाथवेज के थ्रू जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो कराते हैं, चलिए उसे पढ़ते हैं। अभी तक तो हम लोग जी प्रोटीन के फीचर्स को पढ़ रहे थे। अब दो प्रिंसिपल हैं या दो प्रिंसिपल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को। पहला है द सीएमपी सिग्नल पाथवे और दूसरा है फॉस्फेटाइडेनॉल इनोसिटॉल सिग्नल पाथवे। तो पहला जो कैम्प डिपेंडेंट पाथवे है जिसे और क्या कहते हैं, एडिनिल साइक्लेज पाथवे कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे है इसमें एक्टिवेटेड जो जी है ना इसके अल्फा सब यूनिट बाइंड होते हैं और एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को जिसे कहते हैं एडिनिल साइक्लेज, जो कि इन टर्न कैटेलाइज करता है कन्वर्जन एटीपी इनटू द साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को, मतलब साइक्लिक एएमपी को। और इस वजह से ये जो इस साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ता है और साइक्लिक एएमपी होता क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्पफुल होता है। तो ये लीड करता है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल्स को, जिसकी वजह से एक्सचेंज जो है ना प्रोटीन्स का वो एक्टिवेटेड होता है साइक्लिक एएमपी से। और इसमें जो है इसमें अगर आप देखें तो पॉडियल डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स रहते हैं और इसमें प्रोटीन काइनेज ए भी इन्वॉल्व होता है, तो जिसके थ्रू ओवरऑल जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है ये होता है साइक्लिक एएमपी के थ्रू। अब अगर डीएक्टिवेशन को पढ़ें तो ये कैसे होता है, तो इसमें जो जी प्रोटीन है उसमें जो अल्फा यूनिट है वो स्लोली कैटेलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस को जीटीपी के, ताकि वो जीटीपी में कन्वर्ट हो सके, जिसकी वजह से जो डीएक्टिवेटेड जी प्रोटीन है वो शट ऑफ करता है साइक्लिक एएमपी पाथवे को। और ये पाथवे जो है डीएक्टिवेटेड होता है डाउनस्ट्रीम बाय डायरेक्टिंग द इनहिबिटिंग या फिर जो इनहिबिटिंग एक्शन है एडिनिल साइक्लेज का उसके थ्रू, और डीफॉस्फोराइलेटिंग द प्रोटीन दैट इज पीकेए। ठीक है, तो जो प्रोटीन फॉस्फोराइलेट किया जा रहा था पीकेए द्वारा, इसे जो है डीफॉस्फोराइलेटिंग का जो प्रोसेस है वो होता है। अब जो मॉलिक्यूल्स जो कि इनहिबिट करते हैं साइक्लिक एएमपी पाथवे को वो कौन कौन से हैं, तो साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइस्टर डीफॉस्फोराइलाइट्स फॉर एग्जाम्पल जो कि क्या करते हैं साइक्लिक एएमपी को एएमपी में कन्वर्ट कर देते हैं और इस वजह से साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ जो जी प्रोटीन है, जिसमें जो जी प्रोटीन है वो इनहिबिट क्या करता है एडिनिल साइक्लेज को, जिसके वजह से भी साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरा जो सिग्नल पाथवे है वो कौन सा है, वो है फॉस्फेटाइडेनॉल सिग्नल पाथवे। ठीक है, तो फॉस्फेटाइडेनोसिटॉल सिग्नल पाथवे क्या होता है, इस पाथवे में जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, बाइंड हो जाता है इस जी प्रोटीन के साथ। अब जब इसकी बाइंडिंग होती है ना जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ, तो सेल पर सरफेस पर ये प्रेजेंट रहेंगे और उनसे जा करके बाइंड हो जाएंगे, जिसके वजह से ये एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज को, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इसके थ्रू जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चीज को पूछ रहा है कि डिफरेंस जो टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। तो सेल सरफेस अगर रिसेप्टर्स की बात की जाए तो सेल सरफेस रिसेप्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं।
ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि अगर हर सेल सरफेस रिसेप्टर्स की बात की जाए तो उनमें 3 चीज़ जो है ना वो कॉमन देखने को मिलता है। पहला क्या चीज़ है, पहला उनका एक्सटर्नल लिगेंड बाइंडिंग डोमेन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल पर प्रेजेंट रहेगा, जिसके थ्रू वो लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं। दूसरा चीज़ होता है उनका हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहता है। तीसरा चीज़ उनका इंट्रासेलुलर डोमेन जो कि इनसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट रहता है। तो अगर साइज और एक्सटेंस की बात की जाए इन डोमेन्स की तो वो वेरिएबली डिपेंड होता है इस चीज़ पर कि कौन से टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट है। उस हिसाब से ये तीनों जो डोमेन्स प्रेजेंट हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स पर, ये डिफरेंट साइज के होते हैं। अगर सेल सरफेस रिसेप्टर्स की बात की जाए तो ये सिग्नलिंग में हेल्पफुल होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और 3 जनरल कैटेगरी है सेल सरफेस रिसेप्टर्स की। पहला है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर जिसमें आयंस का हेल्प होता है। दूसरा होता है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर जिसमें जी प्रोटीन के साथ ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है उसको कराते हैं। और तीसरा है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। तो चलिए सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर जो है आयन के साथ बाइंड करते हैं, ये किसी न किसी लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं और ओपन करते हैं चैनल को। अब ये चैनल जब ओपन हो रहा है तो ये जो चैनल होता है ना ये स्पेसिफिक होता है आयन से, मतलब ये जो है इस चीज को अलाउ करता है, इसको आप ऐसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है इस चीज को, इसमें पॉइंट्स नहीं होंगे, टाइपिंग एरर है, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं। पॉइंट में आप इसे नहीं नोट करिएगा, पैराग्राफ में नोट करिएगा। चलिए, आयन चैनल लिंक जो रिसेप्टर होता है ये किसी न किसी लिगेंड से बाइंड होता है और ये किसी न किसी आयन के लिए स्पेसिफिक होता है। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स जो हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाते हैं, ये हर आयन चैनल लिंक रिसेप्टर जो है किसी न किसी स्पेसिफिक आयन के लिए स्पेसिफिक होता है। जब ये स्पेसिफिक आयन इसके चैनल पर पहुंचेगा तब ये क्या करता है, अपने चैनल को ओपन करता है। अब ये चैनल जो है सेल सरफेस रिसेप्टर्स पर प्रेजेंट होते हैं और एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन स्पैनिंग इनके पास रीजन होता है। अगर इनकी बात की जाए तो अगर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड केल्स के साथ तो ये फॉर्म करते हैं सेंटर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर और इनके पास बहुत सारे अमीनो एसिड इनके मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन पर प्रेजेंट होते हैं और ये जो है ना हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब कन्वर्सली अगर हम लोग अमीनो एसिड की बात की जाए जो कि लाइन है इनके इनसाइड ऑफ द चैनल में, तो ये जो है हाइड्रोफिलिक होते हैं जो कि अलाउ करते हैं वाटर और आयंस को। तो जब कभी भी कोई भी लिगेंड इसके एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से आकर के बाइंड होता है तो इनके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं जो कि इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है और ओवरऑल आयन को अलाउ करता है ताकि वो इस चैनल के थ्रू अंदर आ सके। ये जो चैनल है ये डिफरेंट टाइप ऑफ आयन फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन इनको अलाउ करता है पास होने के लिए। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किस तरह का आयन चैनल ये है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इनमें जब भी आयन आता है तो इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाता है ताकि इनका जो चैनल है वो ओपन हो सके और डिपेंड करता है कि किस तरीके का आयन चैनल है उस हिसाब से जो है ये चैनल खुलता है और उसके लिए ये स्पेसिफिक होता है। और इसमें हम लोग ये भी चीज़ें पढ़ें कि कहाँ पे इनका जो रीज़न होता है स्पैनिंग रीज़न, तो उसमें जो उनका इंटीरियर पोर्शन है, इंटीरियर डोमेन है वो कैसा होगा, एक्सटीरियर डोमेन कैसा होगा, स्पैनिंग रीजन का डोमेन जो है वो कैसा होता है, इसमें जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो कैसे होते हैं। तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, अब सेकेंड जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि किस तरीके से आयन गेटेड चैनल जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्पफुल होता है। उसके बाद अब हम लोग जो सेकेंड इसका टाइप है या सेकेंड जो प्रोटीन रिसेप्टर है जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सेकेंड है वो है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर।
जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, जिसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं, ये एक लार्ज फैमिली ऑफ द सेल सरफेस रिसेप्टर है जो कि शेयर करता है कॉमन स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ सिग्नलिंग को। जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर जो है, जब कभी भी किसी लिगेंड के साथ बाइंड होता है तो ये एक्टिवेट होता करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, जिसे क्या कहते हैं, जी प्रोटीन। अब जितने भी जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर होते हैं, इनका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है और इनके ईच रिसेप्टर के पास इनका एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है और इनका जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका। उसके बाद जब कभी भी अगर कोई लिगेंड नहीं प्रेजेंट है तो जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है वो वेट करता है एट इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये प्रेजेंट होता है एज इनएक्टिव स्टेज। तो फॉर एटलीस्ट समटाइम्स ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो इनएक्टिव रिसेप्टर होता है वो ऑलरेडी डोक्ड होता है इसके सिग्नलिंग टारगेट पर, दैट इज जी प्रोटीन। जी प्रोटीन जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर आप इनके बाइंडिंग की बात की जाए तो ये जो है बाइंड करते हैं न्यूक्लियोटाइड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ, और ये जो है जब ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं और जीटीपी को फॉर्म कर रहे हैं तब, तो अगर जी प्रोटीन की बात की जाए तो जब जी प्रोटीन जीटीपी के साथ बाइंडेड रहता है तब ये एक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है, मतलब ऑन कंडीशन में रहता है। अगर जी प्रोटीन जो है वो जीडीपी के साथ बाउंड है, मतलब ये ऑफ कंडीशन में होगा, इनएक्टिव कंडीशन में होगा। अगर जी प्रोटीन की बात की जाए तो जो जी प्रोटीन है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड रहता है और इनके पास मेनली 3 जो है इनके सब यूनिट्स होते हैं। अगर ये इसके साथ बाइंडेड है तो दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट। अब इसे जो है ना हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 सब यूनिट है। अब अगर इसके लीगेंड बाइंडिंग की बात करें तो लीगेंड बाइंडिंग में इसमें जो भी है तो इसमें होता क्या है कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से जो जी प्रोटीन है वो एक्सचेंज करेगा जीडीपी को फॉर जीटीपी, और इस समय पे इस एक्टिव जी प्रोटीन जो है ये सेपरेट हो जाएगा 2 पीसेस में। पहला जो है वो बीटा और गामा यूनिट हो जाएगा और फर्दर ये फ्री हो कर देगा, और जहाँ से ये फ्री हो जाएगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, तो इसके जो सब यूनिट है ना ये फिर से इंटरेक्ट करेंगे अदर यूनिट के साथ ताकि ये सिग्नलिंग जो पाथवे है उसको ट्रिगर कर सके और ओवरऑल जो सेल है वो उसे रिस्पॉन्स कर सके। तो आप देख सकते हैं कि सीरीज ऑफ कैस्केड रिएक्शंस जो हैं उनके थ्रू ये काम कर रहा है। अब इवेंचुअली जब भी जो सब यूनिट है वो हाइड्रोलाइज कर रहा है जीटीपी को ताकि वो फिर से जीडीपी में कन्वर्ट हो, तो इस पॉइंट पे जो जी प्रोटीन है वो इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाता है। अब ये इनएक्टिव जी प्रोटीन जो है वो 3 पीस यूनिट एसोसिएटेड विद द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की तरह एक्ट करेगा और सेल सिग्नलिंग जो इसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को यूज किया जा रहा है, इसमें ये जो साइकिल है रिपीट होती है ओवर एंड ओवर जब भी लिगेंड की बाइंडिंग होती है उस हिसाब से। और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है उनका बॉडी के अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे फंक्शंस में रोल होता है। अगर किसी भी तरह का डिस्ट्रप्शन हुआ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ इसके सिग्नलिंग में तो ये इवन कॉज सम टाइप्स ऑफ डिजीज। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो तीसरा रिसेप्टर है वो है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स को जो है सेल सरफेस रिसेप्टर भी कहते हैं, और ये सेल सरफेस रिसेप्टर कहते नहीं है, मतलब सेल सरफेस रिसेप्टर ये होते हैं और ये जो है सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और इनका इंट्रासेलुलर डोमेन होता है और ये एसोसिएटेड होते हैं एंजाइम के साथ। तो अगर एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर
कैसे रिसेप्टर हैं? तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, मतलब सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और इनके साथ कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, इसी वजह से इसे एंजाइम लिंक रिसेप्टर कहते हैं। इसी की वजह से ये काम जो है सेल सिग्नलिंग का, सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन का करता है। अगर सम केसेस की बात करें तो इनका जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है रिसेप्टर का, वो एक्चुअली एक एंजाइम होता है जो कि कैटालाइज करता है रिएक्शन को, और अदर एंजाइम लिंक जो भी रिसेप्टर होते हैं उनके पास इंट्रासेलुलर डोमेन प्रेजेंट होता है जो कि इंटरेक्ट करता है एंजाइम के साथ। अब एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स की हम लोग बात करें तो नॉर्मली जो है इनके पास लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डोमेन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर इनके मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन की बात करें तो इनके पास सिंगल अल्फा हेलिकल रीजन होता है पेप्टाइड स्ट्रैंड का एज इट्स मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। अब अगर कभी भी कोई लिगेंड है जो कि इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से बाइंड हुआ है तो सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होता है मेम्ब्रेन के थ्रू और एक्टिव करता है इसके एंजाइम को, ताकि ये जो है चेन ऑफ इवेंट को कराए उस सेल के अंदर और वो सेल जो है रिस्पॉन्स कर सके। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो फॉर एग्जाम्पल टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ये एक एंजाइम लिंक रिसेप्टर है जिसमें ये जो है सेल सिग्नलिंग या सेल ट्रांसडक्शन को कराता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज जैक एंड स्टैट। तो जैक एंड स्टैट जिसे क्या कहते हैं, जेनस काइनेज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग पाथवे है जो कि ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम केमिकल सिग्नल आउटसाइड ऑफ द सेल, जो कि कॉज करता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को और एक्टिविटी इन द सेल को। तो जैक एंड स्टैट सिस्टम जो है एक मेजर सिग्नलिंग अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव अगेंस्ट द सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। इसमें होता क्या है कि इसमें 3 मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, पहला रिसेप्टर, दूसरा इसका जो जेनस काइनेज है वो, और तीसरा होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर और एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, आप इसे नोट करिए। अब अगर जैक एंड स्टैट की बात करी जाए तो ये जो है एक अल्टरनेटिव होता है सेकेंडरी मैसेंजर्स द्वारा, और ये जो है इसमें जो भी इसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके थ्रू ये सिग्नल ट्रांसडक्शन कराता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट आर सेकेंडरी मैसेंजर, एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल हाउ दे वर्क। मतलब सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताना है, किसी एक सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट करिए। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स जो हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो भी सिग्नल प्राइमरी मैसेंजर है या सेल सरफेस रिसेप्टर है उनसे इन तक ये मैसेज आता है, और फिर उसके बाद ये जो है इसका ये पर्पस होता है कि ये फर्दर इस मैसेज को या इस सिग्नल को सेल के जो भी पोर्शन है उस तक पहुंचा सके, उसका जो टारगेट है वहां तक पहुंचा सके, और इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है और फाइनली वो जो सेल है ना उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स शो करना है वो शो कर सके इस सिग्नल के अगेंस्ट। अब सेकेंडरी मैसेंजर क्या है पहले उसे पढ़ते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसका काम समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, ये एक सबसे पहली चीज की लिंक होता है किसके किसके बीच में, फर्स्ट मैसेंजर के बीच में और टारगेट सेल के बीच में। ये जनरेट होता है तब जब फर्स्ट मैसेंजर जो है वो बाइंड हो गया है रिसेप्टर से, अब फर्दर ये जो है सिग्नल ट्रांसमिट हो रही है इस तक पहुंचेगी और ये उस सिग्नल को टारगेट सेल तक पहुंचाएगा और टारगेट सेल फिर रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर सेकेंडरी मैसेंजर की बात की जाए तो ज़्यादातर ये जो है वो क्या है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और रिलेटिवली स्मॉल साइज के होते हैं। तो जितने भी सेकेंडरी मैसेंजर हैं वो वाटर सॉल्युबल होंगे
और स्मॉल साइज के होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन हो गया, निट्रिक एसिड हो गया, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, कैल्शियम आयन एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। कैल्शियम आयन किस तरीके से सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। तो कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट होता है लिमिटेड अमाउंट में किसी भी सेल के अंदर। ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि मसल्स के अंदर देखें तो वहाँ पे, या फिर नर्व्स जो टिश्यू है वहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है ना जब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये इनएक्टिवेटेड स्टेज में प्रेजेंट होता है, इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। कैसे होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है इनएक्टिवेटेड प्रेजेंट रहेगा जब ये इसके ओरिजिनल स्टेट में रहेगा तब, और एक्टिवेटेड तब रहेगा जब ये साइटोसोल के अंदर रिलीज हो जाएगा तब। मतलब क्या है, याद करिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि कैल्शियम आयन जो है वो मसल और नर्व जो भी सेल है, टिश्यूज है, वहाँ पे उसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ये प्रेजेंट होता है तब वहाँ पे ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होगा, और जब ये साइटोसोल के अंदर रिलीज होता है तब ये क्या होता है, एक्टिवेटेड स्टेज में रिलीज होता है, ठीक है। तो जब ये साइटोसोल के अंदर आएगा तब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। तो किस तरीके से एक्टिवेशन होता है इसका, उसको पढ़ते हैं। तो कैल्शियम आयन जो कि इनएक्टिवेटेड स्टेज में प्रेजेंट है। अब जब फर्स्ट मैसेंजर जो है वो आया है, वो बाइंड हुआ है रिसेप्टर से, तो इसके इंटरेक्शन के थ्रू कन्फर्मेशनल चेंज जो है वो प्रोटीन में आएगा। अब ये प्रोटीन स्पेसिफिक जो भी कैल्शियम आयन चैनल जो है, कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन होगा, और इन चैनल के थ्रू ये ओपन होंगे कैल्शियम के लिए। अब ये कैल्शियम आयन जो है ना यहाँ से एग्जिट होता है, और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल से साइड्स पे से ये एग्जिट होता है, और साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में जाकर के चला जाता है। अब जब ये साइटोसोल में चला जाएगा तो साइटोसोल में क्या होता है, ये एक्टिवेटेड स्टेज में पहुंच जाता है, और ये जो भी मैसेज है उसको कैरी करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आयन सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ये क्या करेगा कि मैसेज को टारगेट साइट तक पहुंचाने का काम करेगा और ट्रिगर करेगा टारगेट साइट पर, ताकि वो रिस्पॉन्स करे। तो फॉर एग्जांपल मसल कंट्रैक्शन हो गया, या फिर विजन इन रेटिना हो गया, या फिर प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल हो गया। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पे कैल्शियम आयन एज अ सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, जहाँ पे पहले तो वो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, लेकिन जब प्राइमरी मैसेंजर आकर के रिसेप्टर पर आएगा, उससे बाइंड होगा, तो फिर जो है इसके आयन चैनल्स खुलेंगे, ये फाइनली साइटोसोल में जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा। ये जो भी स्पेसिफिक साइट होगी उसके लिए, उस सिग्नल के लिए वहाँ तक उसको पहुँचाएगा, ताकि वो जो सेल है उसे रिस्पॉन्स को शो कर सके। और इस तरीके से, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये समझे हैं कि किस तरीके से जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो कैल्शियम आयन के हेल्प से, हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम आयन भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है, वो किस तरीके से सिग्नल ट्रांसडक्शन कराता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। इससे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। तो माइटोसिस और मियोसिस में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो एक तरफ आप माइटोसिस लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ मियोसिस। पहला डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो माइटोसिस जो है वो बॉडी सेल्स में होता है, और मियोसिस जो है वो सेक्स ऑर्गन में होता है। अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस जो है, अगर जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है तब ये 2 डॉटर सेल्स जो हैं इनमें फॉर्म होता है। मियोसिस जो है, मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो एट द एंड 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस में जो डॉटर सेल हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एकदम एग्जैक्टली टू देयर पेरेंट्स,
और मियोसिस में जो डॉटर सेल हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ना तो एक दूसरे से और ना ही पैरेंट से। तो अगर आप माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस में जो दो सेल बने हुए होते हैं वो एक दूसरे से भी आइडेंटिकल होते हैं और पैरेंट से भी आइडेंटिकल होते हैं। वहीं दूसरी ओर मियोसिस में जो डॉटर सेल बने हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, तो सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं, तो कैसे आइडेंटिकल होंगे, डिफरेंट होंगे। और साथ ही साथ में उनमें रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो मतलब वो जो है अपने पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल नहीं होंगे। चलिए, उसके बाद अगर नंबर की बात की जाए क्रोमोसोम्स की, तो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम की नंबर होती है ना, वो पेरेंट की भी 2n होती है और जो डॉटर है उसकी भी। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, जो नंबर है वो हाफ हो जाता है। गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेजर डिफरेंसेस है माइटोसिस और मियोसिस का। आई होप आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ डिफरेंसेस हम आपको बताए हैं, लगभग 3 से 4 डिफरेंसेस, ये आपका होमवर्क है, आपको पता लगाना है, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस बहुत पहले से हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़े रहते हैं। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस हम आपको बता दिए हैं, और 2-4 डिफरेंसेस जो हैं आपको खुद से फाइंड करने हैं, क्योंकि ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इतना जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट रहेगा, लेकिन अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा है तो इसको जो है आप और भी ज़्यादा इन्हांस करके आपको बताना होगा, तो ये आप कर लीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ माइटोसिस में क्या क्या और डिफरेंसेस हो सकता है। तो इसका जो है कुछ बेसिक जो हिंट है वो हम आपको बता देते हैं। माइटोसिस और मियोसिस के ये भी तो डिफरेंस हो सकते हैं ना, कि फेजेस किस तरीके से इसमें अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर डिफरेंसेस की बात करें तो एक तरफ जो है माइटोसिस, एक तरफ मियोसिस। फेजेस में डिफरेंस होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें क्या होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2 और मियोसिस 1 से भी पहले इंटरफेज, और मियोसिस 1 में भी 5 फेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर मियोसिस 2 में, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस, फिर मियोसिस 2, मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। और इसमें भी क्या होता है कि जो प्रोफेज है उसमें भी फिर 5 फेजेस, कौन कौन से हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस फेजेस का। दूसरा हो गया, डायग्राम आप बना दीजिए जो भी इनके फेजेस हैं उसका, ये सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। इसमें साइनेप्सिस होता है, इसमें साइनेप्सिस नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है। और इसमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम आपको बता दिए, 4 से 5 पॉइंट। आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ये जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यूनिट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस हम लोग उसमें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।